लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जो एक्ट आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एक्ट है जो हमारे एवरीडे लाइफ से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। सुबह उठकर अगर आप सब्जी खरीदने जाते हो और नहीं तो ड्रेसेस खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, वट एवर इट इज, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। ये सारे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही बना रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब समझौता। समझौता मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि वो जो दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। अब कोई अगर उन सारे राइट्स को ना माने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच करे, तो फिर ये हमको ये भी बताता है कि हम कोर्ट में जाकर कैसे रेमेडी पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बोला कि हम आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे एंड उसके बदले में हम हर महीने 2000 चार्ज करेंगे। आप राजी हो गए। अब कल को जाकर अगर हम बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर ये क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप जाकर कोर्ट में हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो और कोर्ट आपको रेमेडी देगा। कैसा रेमेडी? आपको कंपेंसेशन भी दे सकता है और नहीं तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रेमेडी भी मिल सकता है, नहीं तो दोनों एक साथ भी मिल सकता है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, अगर हम इसका सोर्सेस देखें थोड़ा सा, तो कॉन्ट्रैक्ट ये जो वर्ड है बेसिकली एक दो लैटिन टर्म से आ रहा है, कॉन एंड ट्राहेर। इसका मीनिंग है टू ब्रिंग टुगेदर। तो जब दोनों पार्टीज मिलकर कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ करने का डिसाइड करते हैं, तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंसस एडेडम। तो ये बेस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, हिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट का बेस है एक्चुअली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? एक हाथ दे एक हाथ ले। ये एक ऐसा सिस्टम था जो हमारे एंशिएंट सोसाइटी में बहुत ज्यादा फेमस थी। इसका मतलब है, सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको 20 केजीज ऑफ राइस दूंगी और उसके बदले में आप हमें 20 केजीज ऑफ व्हीट दे दो। तो फिर ये था समथिंग फॉर समथिंग। और ये भी एक लीगल मैगजीन से रिलेटेड है जो कि है क्विड प्रो क्वो। इसका मीनिंग भी वही है, समथिंग फॉर समथिंग, प्राइस फॉर ए प्रॉमिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनने का, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनने का। अब आते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट का नीड कैसे अराइज हुई। तो अब देखो, बेसिकली सोसाइटी जो है वो हमेशा टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करती है, राइट? टाइम जितना बढ़ेगा सोसाइटी भी बढ़ती जाएगी। अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे कुछ आने लगे। अब जब ये सारे कुछ आने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर भी बढ़ने लगे। कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर बढ़ने लगे तो फिर ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स भी बढ़ने लगे। एंड द प्रॉब्लम वाज, डिस्प्यूट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, सब कुछ थे, बट द प्रॉब्लम वाज देयर वाज नो लॉ जो कि स्पेसिफिकली हमें बोल रहे थे कि इन सारे डिस्प्यूट्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर एक नीड अराइज हुई कि हमें एक ऐसा लॉ चाहिए जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट से डील करेगा। अब हमारे इंडिया में अगर हम आते हैं, हमारे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्चुअली लाए थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे 1600 एडी में अंडर द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर वो आए थे बिजनेस करने के लिए और आते ही उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स भी बनने लगे। अब यहाँ पर कोई लॉ नहीं था जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट से डील कर रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका इंग्लिश जो कॉमन लॉ था उनको एज इट इज हमारे देश में अप्लाई कर दिया। एंड इट फेल्ड ऑब्वियसली, क्योंकि उनके देश का संस्कृति, उनके देश का रहने खाने का तरीका एंड लाइफस्टाइल एंड ऑल वो बहुत अलग है हमारे देश से। तो फिर ऑब्वियसली उनके देश का लॉ हमारे यहाँ तो ऐसे चलेगा नहीं, उससे उतना ज्यादा अच्छा तो चलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किए उनके लॉ में और फिर वो अप्लाई किए। बट द प्रॉब्लम वाज, हमारे यहाँ पर्सनल लॉज भी है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ ना कॉन्ट्रैक्ट से कुछ पार्ट्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट से डील कर रहे थे।
तो फिर उन्होंने हिंदूज के ऊपर हिंदू कॉन्ट्रैक्ट लॉ चलाने लगे, मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट लॉ चलाने लगे। अब इससे क्या हुआ, डिस्प्यूट्स कम होने की बजाय डिस्प्यूट और भी ज्यादा बढ़ गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो होगा नहीं, हमको एक ऐसा लॉ चाहिए जो कि स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट से डील करेगा। इस 1726 के चार्टर से इंग्लिश कॉमन लॉ जो है उन्होंने अप्लाई तो किया था, बट वो चला नहीं। अब उन्होंने क्या किया, 1861 में उन्होंने उनका जो थर्ड लॉ कमीशन बैठी, थर्ड लॉ कमीशन को उन्होंने काम दिया कि ड्राफ्ट करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब थर्ड लॉ कमीशन ने 1866 में जाकर एक ड्राफ्ट दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, बट इट वाज नॉट अ वेरी गुड ड्राफ्ट, फॉर वॉट एवर रीजन इट वाज रिजेक्टेड। एंड नेक्स्ट लॉ कमीशन वो जो रिजेक्टेड ड्राफ्ट था उनको उन्होंने पिक किया और फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। फाइन। अब क्या हुआ, उसके बाद सर जेम्स स्टीफन को उन्होंने फिर से वो ड्राफ्ट रिवाइज करने के लिए दिए। एंड सर जेम्स स्टीफन वो थोड़ा सा वो जो ड्राफ्ट था वो बेटर था पहले वाले से, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा रिवाइज किया, उन्होंने लैंग्वेज जो थे वो थोड़ा सा इजी करे, टेक्निकलिटीज को थोड़ा सा कम करे, एंड अब जाकर हमको मिला हमारा आज का लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। It enacted on 25th April 1872 and it came into force on 1st September 1872. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीड्यूरल लॉ। अब ये जानने से पहले आपको तो ये जानना जरूरी है कि सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीड्यूरल लॉ होता क्या है। सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली वो सारे लॉज है जो हमको बताते हैं हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सेट्रा, जो कि हमें बता रहे हैं हमारे राइट्स क्या है, हमारे लायबिलिटीज क्या है उसके बारे में। एंड प्रोसीड्यूरल लॉ क्या होता है, प्रोसीड्यूरल बेसिकली हमें बताते हैं कि हम उन राइट्स एंड लायबिलिटीज को एनफोर्स कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आकर हमारे उन राइट्स को हार्म करे, हमारे उन राइट्स का ब्रीच करे, तो फिर हम कैसे कोर्ट में जाकर रिलीफ पा सकते हैं। प्रोसीड्यूरल लॉ हमें उस प्रोसेस के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिविल प्रोसीड्यूर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो फिर यहाँ पर अगर हम आ जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बता क्या रहा है, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में ही तो बता रहा है। तो फिर ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। However, there is a jurist called Anson, उन्होंने बोला है कि ये सब्सटेंटिव लॉ तो है बट ए पिक्यूलियर ब्रांच ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ा सा पार्ट जो है ना, हम मानते हैं कि प्रोसीड्यूरल लॉ की तरह भी है। हम अपने आगे चलते वीडियोस में इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आता है कि वेदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एग्जॉस्टिव लॉ और नॉट। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंप्लीट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड या नहीं। तो आंसर इज नो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड लॉज। अब क्यों, ये हमको पता कैसे चलता है? हमको ये पता चलता है इनके प्रियम्बल से। प्रियम्बल में अगर आप देखोगे तो फिर उन्होंने वर्ड यूज किए हैं डिफाइन एंड अमेंड। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कुछ पार्ट्स को डिफाइन करें एंड जरूरत के हिसाब से उनको अमेंड कर रहे हैं। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड लॉज को इकट्ठे करके यहाँ पर नहीं लाए हैं। अगर वो लाते तो फिर वो वर्ड्स यूज करते कंसोलिडेट, बट उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है डिफाइन एंड अमेंड। अब इनका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर हम सारे लॉज को कॉन्ट्रैक्ट के इकट्ठे करेंगे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड बहुत क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड हो सकता है। तो इसीलिए हम सारे लॉज को यहाँ पर नहीं ला रहे। एंड ऑल्सो अगर आप सेक्शन 10 में जाओगे इसी लॉज के, तो फिर वहां पर सेक्शन 10 बेसिकली हमको बोल रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमको फॉलो करना है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अब उसी के पैरा 2 में अगर आप देखोगे तो फिर वहां पर उन्होंने बोला है कि सेक्शन 10 में हमने तो पॉइंट्स बोले हैं, बट अगर कुछ और लॉज में अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, तो फिर हमको उन सारे पॉइंट्स को भी कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाओगे तो फिर वहां पर गिफ्ट बनाने के लिए गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। But the thing is, Section 10 is not talking about anything related to registration. But Transfer of Property Act में एक additional point दिया गया है, तो फिर हमें उनको भी consider करना ज़रूरी है। तो फिर इसी से हमको clearly पता चल रहा है कि Contract Act is not an exhaustive act, और हमारे
इस बात को सपोर्ट करते हैं प्रिवी काउंसिल इरावती फ्लोटिला वर्सेस भगवान दास में। अग अगर हम देखें सेक्शंस के बारे में अगर हम देखें तो फिर सेक्शन 1 to 75 एक्चुअली डील करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाए कैसे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, कब हम मानेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कब हम मानेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो फिर उसका रेमेडीज क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने सारे हैं वगैरह हमको सेक्शन 1 to 75 में हमको पता चलता है। एंड उसी के साथ अगर हम चले आते हैं सेक्शन 124 से 238 तक, तो फिर वहाँ पर क्या बोला गया है, वहाँ पर हमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्लेज वगैरह उनके बारे में हमें वहाँ पर पता चलता है। बीच के जो सेक्शन है सेक्शन 76 से 123 वो रिपील करके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाए गए हैं एंड बाद के 239 से 266 को रिपील करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाए गए हैं। तो फिर आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया एंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छे लगे तो फिर ऑब्वियसली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।